Hello students, this is the second part of the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. तो ये हमारा दूसरा पार्ट है. So student, in this chapter you will study about Indian education system introduced by the British. So in the previous video you studied about William Jones, who was a junior judge at the Supreme Court that company had set up, and he was linguist. Linguist क्या होते हैं? Someone who knows and studies several languages, उसे बोलते हैं linguist. तो ये विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट थे. ये कई भाषाएं जानते थे और सीख रहे थे. You also studied William Jones along with English men like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halstead. So he established Asiatic society there in India and also started a journal called Asiatic Researches. तो देखिए इनके बारे में आपने पढ़ा था, विलियम जोन्स के बारे में. So students, you also studied about Orientalists, those with a scholarly knowledge of language and culture of Asia. तो Orientalists कौन थे? जिन्हें एशिया के लैंग्वेज और कल्चर की क्या थी? नॉलेज थी. सो टुडे we will continue the chapter with the topic grave errors of the East. So students, as I told you in the previous video, not all officials shared these views. Many were strong in their criticism of the Orientalist. देखिए काफ़ी ऐसे भी थे ब्रिटिश जिन्होंने क्रिटिसाइज किया ओरिएंटलिस्ट्स को, बिकॉज दे वर फेवर इन वेस्ट एजुकेशन. वो वेस्ट एजुकेशन के फेवर में थे, और ये जो ओरिएंटलिस्ट थे ये थे ईस्टर्न लैंग्वेज और कल्चर के फेवर में थे. सो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट्स विजन ऑफ लर्निंग. तो देखिए अर्ली 19th century में क्या हुआ, कई ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट्स का जो एक विज़न था सीखने का, उसे क्या किया, इन्होंने आलोचना की, क्रिटिसाइज किया. They said that knowledge of the East was full of errors. उनका ये मानना था कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो एरर्स यानी गलतियों से भरी है, एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स, और इसमें कैसे हैं, ऐसे विचार हैं जो वैज्ञानिक नहीं हैं, जिनका विज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा उनका मानना था. ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस. वो मानते थे कि ईस्टर्न जो लिटरेचर है वो नॉन सीरियस है, एंड लाइट हार्टेड, और उसमें ज़्यादा भावनाएं नहीं हैं. सो दे अर्ज्ड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट्स इन इनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो देखिए जो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते थे काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो उन्होंने ये राय दी कि जो ब्रिटिश यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं वो अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए, तो वो मान रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, वे गलत कर रहे हैं, बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. और इन्हीं में से जो ओरिएंटलिस्ट्स के अगेंस्ट थे, जो देखिए ईस्टर्न एजुकेशन के फेवर में नहीं थे बल्कि वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे, उन्हीं में से एक थे जेम्स मिल. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड. तो देखिए जेम्स मिल का मानना ये था कि जो ब्रिटिश हैं उन्हें वो नहीं सिखाना चाहिए, वो नहीं शिक्षा देनी चाहिए यहाँ के जो निवासी हैं जो वो चाहते हैं, और वर्ड दे रिस्पेक्टेड, और जिसका वो आदर करते हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट. और उनके दिल में जगह बनाने के लिए जो यहाँ के लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, द एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टीच व्हाट द यूजफुल एंड प्रैक्टिकल. तो यहाँ के लोगों को, जो उस समय इंडियंस थे यहाँ के लोग, उन्हें ऐसी शिक्षा देने की ज़रूरत है, ऐसा जेम्स मिल का मानना था, जो यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल हो, यानी कि जो प्रयोगात्मक हो और जिसका कोई यूज़ हो.
सो इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड। तो जेम्स मिल का मानना था कि इंडियंस को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें जो वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके फेमिलियर बनाना है, वो उन्हें सिखाना है, रेदर देन विद द पोएट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। किसकी तुलना में? जो अभी तक यहाँ पर जो एक पोएट्री और सेक्रेड लिटरेचर है इंडियन जो कल्चरल, तो उसकी जगह उन्हें साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर। देखिए 1830s के बाद क्या हुआ, जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो ईस्टर्न एजुकेशन के जो फेवर में थे, उन पर अटैक शुरू हो गए। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ द सच क्रिटिसाइज ऑफ द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और उस समय एक और आलोचक थे जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। तो देखिए जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे, उन्होंने इंडिया को देखा एक असभ्य कंट्री के तौर पे, यानी कि अनसिविलाइज्ड, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, जिसे सभ्य बनने की जरूरत है। ऐसा किसका मानना था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का। हालांकि देखिए ये केवल उनके विचार थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को, बिकॉज वो ओरिएंटलिस्ट के क्या थे? अगेंस्ट थे। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। तो ये मानते थे कि इंडियन जो कल्चरल जो एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है, जो यहाँ की नॉलेज है, उसकी तुलना हम वेस्टर्न एजुकेशन से नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकॉले। तो मैकॉले ने क्या डिक्लेयर किया? अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। यानी कि देखिए ये लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के विचार थे कि यूरोपियन लाइब्रेरी का अगर एक सिंगल सेल्फ है, वॉज वर्थ ऑफ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो उनका मानना था कि एक यूरोपियन लाइब्रेरी में जो एक सेल्फ है, वो किसके बराबर मूल्यवान है, किसके बराबर है? उसकी वैल्यू पूरे नेटिव लिटरेचर जो इंडिया का है और जो अरेबिक लिटरेचर है। यानी कि देखिए इतना उन्होंने इसे कम आंका यहाँ के लिटरेचर को। ही अर्ज्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज़। और साथ ही उन्होंने देखिए ये सुझाव दिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पर, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उन्हें जो पब्लिक मनी है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पर ओरिएंटल लर्निंग यानी कि ओरिएंटल शिक्षा देने के लिए, बल्कि कैसी शिक्षा देनी चाहिए? साइंटिफिक और प्रैक्टिकल। क्योंकि वो मानते थे कि जो ओरिएंटल लर्निंग है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ऐसा मानना था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले विद ग्रेट एनर्जी एंड पैसन। देखिए काफ़ी एनर्जेटिक थे मैकॉले। मैकॉले emphasized the need of teach the England language. He felt that language of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. देखिए मैकॉले ने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत की, शिक्षा देने की शुरुआत की, और उनका ये मानना था, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इंडियंस इंग्लिश सीख जाएंगे, उसका ज्ञान होगा, तो वो जो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट लिटरेचर है इंग्लिश में, उसे पढ़ने में वो क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन ईस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और साथ ही देखिए उनके अंदर वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी के प्रति डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वेरी सिविलाइजिंग पीपल। और मैकॉले का मानना था
कि इस तरह जो इंग्लिश है वो यहाँ के लोगों को क्या करेगी, सिविलाइज करेगी और ऐसे सिविलाइजिंग पीपल का निर्माण करेगी। चेंजिंग देयर टेस्ट, और उनके जो टेस्ट्स हैं, उनकी जो रुचियाँ हैं उनको चेंज करेगी, वैल्यूज़ उनके मूल्य को और कल्चर को, और साथ ही उनके कल्चर को भी बदल देगी। तो देखिए इस तरह मैकॉले चाहते थे पूरा कल्चर बदलना। फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वर इंट्रोड्यूस्ड। देखिए एक बुक थी इनकी मैकॉलेज मिनट्स, तो इसके अकॉर्डिंग द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1835। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। देखिए अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो हायर एजुकेशन उस समय दी जाती थी उसमें टीचिंग का जो इंस्ट्रक्शन था वो कर दिया गया इंग्लिश, यानी कि हायर एजुकेशन दी जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और साथ ही देखिए बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स, वे ओरिएंटलिस्ट के क्या थे, विरोधी थे, अगेंस्ट थे। तो उन्होंने ओरिएंटलों के बनाए हुए जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेजेस, इनके प्रमोशन को भी उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन। दीज इंस्टीट्यूशन वेर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। उन्होंने देखिए जो मैकॉले थे उनके अनुसार ये जो कलकत्ता मदरसा है, बनारस संस्कृत कॉलेज है, वो उन्होंने इन्हें कैसा माना, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, यानी कि अज्ञानता के, यानी कि वहाँ पर क्या है, अज्ञानता है, ऐसा वो मानते थे, उनका मानना था। दैट वर फॉलिंग ऑफ देन सेल्वेज इनटू डीके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से जो मैकॉले थे उनका था एक विज़न इंग्लिश एजुकेशन, तो उन्होंने इंग्लिश टेक्स्ट बुक भी क्या कर दी, प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी फॉर स्कूल्स इन इंडिया। तो इस तरह लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशन फॉर कॉमर्स। So students, in 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India। तो देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, तो वहाँ से उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच कहाँ भेजा, इंडिया भेजा, गवर्नर जनरल को, क्योंकि उस समय यहाँ पर सबसे बड़े जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया में। इश्यूड बाय चार्ल्स वुड। और किसने इश्यू किया था ये डिस्पैच, चार्ल्स वुड ने। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ये देखिए जो चार्ल्स वुड थे वो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी के इन लंदन। इट वॉज कम टू बी नोन एज द वुड्स डिस्पैच। तभी इसे कहा गया वुड्स डिस्पैच। आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें क्या था, एजुकेशन पॉलिसी ही थी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, जो इंडिया में फॉलो होनी थी। इट एम्फेसिस्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज्ड टू ओरिएंटल लैंग्वेज। और साथ ही देखिए ये भी ओरिएंटल लैंग्वेज के अगेंस्ट ही थी, और इसका जो मकसद था इंडिया में यूरोपियन लैंग्वेज प्रमोट करना। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज द डिस्पैच पॉइंटेड टू द इकोनॉमिक। देखिए कुछ इसमें आर्थिक भी था ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो देखिए ये मानते थे कि हमें यहाँ पर ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो लोग यहाँ के उनके ट्रेड और कॉमर्स जो चलता था, क्योंकि उस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ट्रेड और कॉमर्स पर उनका कंट्रोल था, तो इससे क्या होता उन्हें भी काफ़ी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मिल जाते। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, यानी कि यूरोपियन की तरह ही लाइफ, अपनी लाइफ स्टाइल क्या करें, अपनाएं।
would change their taste and desire and create a demand of British goods for Indians who begin to appreciate and buy things that were produced in यूरोप। और साथ ही वो चाहते थे, देखिए वो चाहते थे कि इंडियंस धीरे धीरे जो यूरोपियन कल्चर है उसमें ढल जाएं। और देखिए अगर यूरोपियन कल्चर में ढल जाएंगे तो उन्हीं की तरह वो कपड़े भी पहनेंगे, उन्हीं की तरह वो चीज़ें भी यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? यूरोप में। और इससे क्या होगा? यूरोप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियंस को ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये भी इनका एक विज़न था ब्रिटिश का। वुड डिस्पैच ऑल्सो अर्ज दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन, की जो यूरोपियन लर्निंग है उससे जो मोरल कैरेक्टर है इंडियंस का वो भी क्या होगा? चेंज होगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और इससे वो क्या होंगे? सच्चे और ईमानदार बनेंगे। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स, और इससे क्या होगा? जो कंपनी है उन्हें सिविल सर्वेंट्स के लिए ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि उन्हें उनसे कहीं यानी कि कम खर्चे में इंडिया से ही क्या मिल जाएंगे? सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे। हु कुड बी ट्रस्टेड, जो ट्रस्टेड होंगे, जिन पे भरोसा किया जा सकता हो। एंड डिपेंडेड अपॉन, और जो उन पे डिपेंड होंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट स्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क। तो उनका ही मानना था कि इसमें काफ़ी गलतियां हैं जो ईस्टर्न लिटरेचर है, और इससे क्या है? अपने वर्क के प्रति कमिटमेंट इससे नहीं आता। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स, और ना ही ये यहाँ के लोगों में स्किल्स डेवलप करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि प्रबंधन संभाल पाएँ कंपनी के लिए। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश ने काफ़ी सारे यहाँ पर जो मानदंड थे, मेजर्स थे, वो इंट्रोड्यूस किए, अपनाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। और देखिए साथ ही ब्रिटिश ने क्या किया? एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पर शुरू किया, यानी कि जो गवर्नमेंटल एजुकेशन डिपार्टमेंट था, जो भी एजुकेशन रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते थे, मामले होते थे, उनको क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। स्टेप्स वर टेकन टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और साथ ही देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया इन 1857। आपको पता होगा 1857 में रिबेल भी हुई थी, ग्रेट इंडियन रेबल। While the Sepoy rose in the revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay। तो देखिए जब आपका रिबेल चल रहा था, सिपाही जो रिवोल्ट था वो चल रहा था पूरे इंडिया में, मेरठ एंड दिल्ली मोस्टली, तो उस समय देखिए आपके कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे जो सबसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई। कब? 1857 में। अटैम्प्ट्स वेर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन अ सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और साथ ही स्कूल एजुकेशन में चेंज करने के लिए काफ़ी नए सिस्टम भी यहाँ पर लागू किए गए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड्स हियर। I hope you understood it well. If you have any problem, you can comment me in comment box. So, thanks for watching.